24x7 देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि सहारनपुर से है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में कई महिलाएं घायल हुई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गाड़ी को साइड देते वक्त अनियंत्रित हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली। थाना नकुड़ क्षेत्र के सरसावा रोड की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहाँ पर कई लोग इसमें घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। गाड़ी को साइड देते वक्त ये ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। नकुड़ क्षेत्र के सरसावा रोड पर ये पूरी घटना हुई है। तो सहारनपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसमें कई महिलाएं घायल हुई हैं। ऐसे में इन महिलाओं को पुलिस की मदद से अस्पताल में पहुँचाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गाड़ी को साइड देते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। गाड़ी को साइड देते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और वो पलट गई, जिसमें बहुत सारी महिलाएं घायल हुई हैं। आगे कंपेन हट गई जी, उस साइड देखते हो तो ट्रेली गाय में गिर गई जी। बैलेंस बिगड़ गया जी। इस जगह से कहाँ पे जा रहे थे? हम जा रहे थे नानू माज रहे थे जी, नकली जा रहे पदम नकली नकुड़ के पास। कंदूरी मारी थी जी वहां से, तो ट्रेली पलट गई। फिर वहाँ 3-4 डिसबैलेंस होगा जी, वहाँ लोगों ने चोट लग गई जी। फिर अस्पताल में आए, 2 जने आगे रेफर कर दी जी, 2 लोग ने रेफर कर दी सहारनपुर के लिए। बाकी सब ठीक है जी अभी तो। यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ जी 4 जने हैं जी। ये क्या ठीक है? हाँ जी आराम है। अब तो चोट आ रही, टांग में आ रही थोड़ी बहुत ही वैसी है। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बांग्लादेश की घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने इसे दुखद घटना बताते हुए कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इससे जो भी जरूरी कार्रवाई है वो उच्च स्तर पर कर रही है। डिप्टी सीएम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें डीएम ने कहा गया कि जो भी डेवलपमेंट की योजनाएं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं वो जल्द पूरी कर दी जाए। विधानसभा उपचुनाव की आज कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठ करके बात करेंगे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है, जिलाधिकारी से भी बात किया है कि यहाँ के डेवलपमेंट की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हों। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको तत्काल हम समयबद्ध ढंग से पूरा करें। अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हों, बाहर से दवाई बिल्कुल न लिखी जाए और हर स्थिति में अस्पताल में आए मरीज की हम भगवान मान करके सेवा करें। ऐसा हमने निर्देश आज सभी अपने आपको मिली है, क्या रणनीति रहेगी जीत की? देखिए, करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने वाले हैं। बूथवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने बताया कि बसपा में शामिल होने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से कई बसपा नेताओं ने संपर्क किया था। बसपा नेताओं के चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया गया था। एसटी हसन ने कहा कि कई सालों से उनका सपा से नाता रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने पल पल में मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बातें कही थी सबको मालूम है, मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, हमें पूरा भरोसा है। उस दौरान भी हमारे साथ बहुत सी पार्टियों ने संपर्क कर रहा था। जनता ने बहुत कुछ प्रेशर दबाव बनाया था, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ बहुत अरसे से है। मेरी मदर पार्टी है। मैं कल भी समाजवादी का था, आज भी समाजवादी पार्टी का हूँ और कल भी रहूँगा, भले से कुछ मिले या ना मिले। समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और समाजवादी पार्टी के नेता, ख़ासतौर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं तो मुझे मालूम है।
श्रावस्ती में बाढ़ के कटान के डर से लोग खुद ही अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही विधायक रामफेरन पांडे और डीएम अजय कुमार द्विवेदी तहसील इकोना के टंडवा जंगरावल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन कर उन्हें क्षतिपूर्ति की जा रही है। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ कटान के सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन लोगों के पास राशन की समस्या, उन्हें राशन भी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो गाँव है ये नदी की कटान में आ गया है। पूर्व में भी 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको मुआवजा दिया जा चुका है और अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं इनकी भी मुआवजा देने की कार्रवाई चल रही है। अगले 24 घंटे में इनको राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी और जिन लोगों के पास कोई अन्यत्र जमीन नहीं है अपना घर बनाने के लिए, उनको पट्टा देने की कार्रवाई की जाएगी। समस्त अगले 24 से 48 घंटे में सभी को पट्टा उपलब्ध करा दिया जाएगा और शरणालय में व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें राशन और बर्तन इत्यादि अगर नष्ट हुए हैं तो उसके लिए भी उनको सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया अगले 24 घंटे में संपादित की जानी है। इसके साथ ही टेम्पररी तौर से कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड को निर्देश दिया गया है और इसके बाद पूरी परियोजना के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा ताकि परमानेंट इसका एक सोल्यूशन निकल सके। दिया था और जब रात में सूचना मिली कि गांव कट रहे हैं तो यहाँ पर रात में हमने अपने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग एसडीएम साहब हैं, हम लोग साथ में और पूरे बाढ़ का जायजा लेते हुए जिन लोगों का घर बेघर हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको घर दिया जाएगा। जिन लोगों के मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, डीएम साहब के निर्देशन पर तहसीलदार साहब ने ज़मीन का चिन्हांकन भी कर लिया। सब लोगों को पट्टा की ज़मीन दे दी जाएगी। वो लोग अपना आवास बना करके और सुखी रहेंगे। और नदी कटान के लिए हमारे बाढ़खंड के अधिशासी अभियंता त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनको भी डीएम साहब ने बहुत सख्त निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से अब नदी की कटान को किसी भी दशा में रोका जाए, आगे बढ़ने न पावे। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के राज में हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। हर घर को खुशहाली मिले, ये जो सरकार की मंशा है और बिना किसी भेदभाव के जितने लोग इस दायरे में आए हैं सबको बराबर का मुआवजा मिला है और आगे डीएम साहब के निर्देशन में मुआवजा लोगों को मिलेगा। कोई बेघर नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। सारी योजनाएं बन चुकी हैं। डीएम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया जानवरों के लिए भूसा का भी व्यवस्था कराइए और जिन लोगों की खाने नहीं उनको तत्काल प्रभाव से राशन दिया जाए। सब लोगों को, अगर किसी घर नहीं तो शरणालय में उनको तब तक के लिए सुरक्षित किया जाए जब तक कि उनका आवास नहीं। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के खुफिया गांव में अवैध चर्च को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बता दें कि चर्च वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसी चर्च के आसपास रहने वाले लोगों का बहला फुसला का धर्मांतरण भी कराया जा रहा था, लेकिन जब इसकी भनक प्रशासन को लगी तो पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम ने चर्च को जमींदोज कर दिया। वहीं एसपी ने बताया कि जो लोग इस मामले में शामिल हैं उन्हें लिप्त चिन्हित कर जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ एरिया में ऐसे अवैध रूप से कुछ सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, चर्चेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस सूचना पर यहाँ पर थाना अरौरा क्षेत्र में एक जंगल मोहाल एरिया है, वहाँ हम लोग को पता चला था कि एक वन विभाग की भूमि पर स्थित एक चर्च है जो कि इलीगल ढंग से बना हुआ है और यहाँ अगल बगल के जो लोग हैं भोले लोग हैं उनको ये उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। इसी दौरान जो जिस ज़मीन पर यह चर्च बना हुआ था उसकी जब जांच कराई गई तो वो वन विभाग की ज़मीन पाई गई। इनको नोटिस दिया गया और जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आज नियमानुसार पुलिस की, प्रशासन की और वन विभाग की टीम सम्मिलित रूप से आज इन लोगों के जो यहाँ अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त। शाहजहांपुर में हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल के जनरल कोच में आग लगने से अफवाह के यात्रियों में भगदड़ मच गई। इसी के चलते जल्दबाजी में ट्रेन के नीचे कूदने के दौरान 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। इस दौरान 30 मिनट तक ट्रेन रुकी रही।
और जांच में सब कुछ सही मिलने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। गाड़ी संख्या 3006 जो अमृतसर से हावड़ा की तरफ जा रही थी। आज कटरा थाना क्षेत्र में बहगुल नदी पुल के पास कुछ यात्रियों को ट्रेन से उतरने की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर थाना कटरा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर ट्रेन के गार्ड, स्टेशन मास्टर और आरपीएफ के कर्मचारियों से वार्ता की गई। तो मामला संज्ञान में आया कि ट्रेनों के 2 बोगियों के बीच लगने वाले फायर एक्सटिंग्विशर किसी यात्री के द्वारा नीचे बोगी में गिर पड़ा था और उसका सफ़ेद धुआं बोगी में आ गया था। इस वजह से कुछ यात्री ट्रेन से हड़बड़ी में उतरने लगे, जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए थे, जिनका इलाज शाहजहाँपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लगा था जो फायर स्टॉप इंस्ट्रूमेंट है ना आपका, तो वो गिर गया था। तो जब गिर गया तो उसका पिन निकल गया। अच्छा। तो जो उसका धुआं होता है ना, तो कुछ कम लोग को मालूम होता है, कम किसी को नहीं होता है। तो उसका वो धुआं निकला तो सब लोग हड़कंप मच गया, आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। जी। तो बस वही कारण था कि अवेयरनेस नहीं थी, जनरल नॉलेज नहीं थी। ट्रेन में बैठने वाले लोगों को कुछ होती है। एम्बुलेंस आए थे, एम्बुलेंस आ रहे थे। क्या हुआ, क्या क्यों कूदे? सावधान बोल रहा है कि ट्रेन में आग लगा है, मगर आग लगा नहीं। अच्छा। उसे डर से ट्रेन से सब कूद दिया। किसने कही थी आग लगी है? वो तो नहीं। अच्छा। कितने लोग कूदे थे? ये अपनी ट्रेन थी पंजाब मेल 3006 डाउन। ये बिलपुर से निकलने के बाद जो है अचानक ये SLR से तीसरे कोच में जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखे रहते, उसमें किसी यात्री का हाथ लग गया और उसे गलती से जो है वो ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद जो है वो बीच की गैलरी में गिरा, तो उसका जो पाउडर उड़ता है वो दूसरे देख के एकदम से पब्लिक घबरा गई। उन्होंने समझा कि आग लग गई और उसके गिरने से उसमें साथ में जो है उसका अलार्म भी होता है, वो भी ऑपरेट हो गया। तो एकदम से पब्लिक में जो है हड़कंप मचा। एक आदमी ने जो है चैन पुलिंग भी की और लोग एकदम से जो है 6-7 पैसेंजर जो है वो नीचे कूद गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आगरा में हिंदू जागृति मंच जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जेल में भेजने की मांग उठाई। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने बांग्लादेश के उपद्रवियों के खिलाफ नारेबाजी की। और बांग्लादेश के लिए एक ही संदेश कहना चाहूंगी, हया न शर्म, सुरा और सुंदरी का बाजार गर्म, शर्म आए इस बांग्लादेश को। मानवीय संवेदनाएं खोकर ये अत्याचार कर रहा है हिंदुओं पे। हिंदू ये बर्दाश्त नहीं करेगा कतई। आज जिहादियों के उत्पीड़न से वो घटकर 8% रह गई है और उसके बाद भी वहाँ के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। मेरी भारत सरकार से करवल निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दें और वहाँ पर हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न का उनका निराकरण करें, क्योंकि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो यह पूरे में ऐसे ही फैलता जाएगा। कैसे हिंदू सुरक्षित रहेगा, कैसे ये कार्य आगे से रहेंगे, हमारे कैसे मंदिर मठ सुरक्षित रहेंगे, यह तो बहुत ही निंदनीय है। और बहुत ही मैं इसलिए भारत सरकार से गुजारिश करती हूँ कि वो अपना ध्यान इस ओर ले आए, गृह मंत्रालय अपना ध्यान इस ओर करे और इस जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस कार्य को जल्द से जल्द करने की धरती के ऊपर सभी पूरी धरती के ऊपर एक अजीब सा माहौल है और सिर्फ एक बांग्लादेश की वजह से। हम देखते हैं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां सिर्फ एक ही देश के लोग रहते हों। हर देश में हर देश के लोग रहते हैं, मतलब दूसरे देश के भी। जहां हम वैश्विक कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और वहां किसी एक देश के लोगों को परेशान किया जाए तो कैसे काम चलेगा। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू हैं और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश देश में ही हिंदू हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे बांग्लादेशी हैं। लेकिन हम सभी का चिंतन करते हैं, सुख समृद्धि शांति की बात करते हैं और हम सबका कल्याण करते हैं, लेकिन फिर बांग्लादेश ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबको इसका विरोध करना चाहिए कि अगर आपके देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका प्रतिशोध करना चाहिए, उसको मारना काटना चाहिए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर सत्ता परिवर्तन के नाम पर और छात्र आंदोलन के नाम पर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, कत्लेआम, मंदिरों को जलाना, उनकी दुकानों को, बाजारों को जलाना, ये सब जो हुआ है
हम बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में यहाँ पर ये शहर के लगभग 50 से ज़्यादा विद्यालयों के छात्र यहाँ पर बैठे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बांग्लादेश के यदि धर्म के नाम पर, सत्ता परिवर्तन के नाम पर विद्यार्थी यदि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे तो यहाँ के विद्यार्थी भी चुप नहीं बैठने वाले। संभल जिले के बनियाखेड़ा गांव में तालाब पर जेसीबी से हो रही खुदाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। बता दें कि तालाब से गांव के मार्ग और खेतों में पानी भरने की समस्या को लेकर ग्रामीण आला अधिकारियों के शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जब प्रधान ने इस पर एक्शन लिया और जेसीबी से तालाब की खुदाई शुरू करवाई तो ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि खुदाई से पहले तालाब की नपाई होनी चाहिए, जिसके लिए अभी तक कोई टीम नहीं आई है। ये कहेंगे तालाब की सलाह लेखपाल नहीं आए, कोई नापतोल नहीं हुई है इसकी, और मशीन चल रही है तालाब में, और मशीन चले। मैंने फ़ोन किया है तो वो बोल रहे हैं थाने में। हाँ, अभी तक आई ना है कोई अधिकारी। प्रधान जी क्या नाम है? नाम की तो पता नहीं प्रधान जी। हमें तो कोई संतोष ना आया भाई। हमारे खेत में पानी ना जाए, हमारे उधर से पहाड़ बन जाए, हमारे जाने से गिरी पड़ जाए। तो किसी ने कोई संतोष ना है। किसी ने मशीन हम तो खड़ी कर देंगे, मशीन बंद करवा देंगे भाई। अच्छा, इस पे कोई ना बनवा रहे नहाएंगे तो हमें ना पता कब जाओ, चारों ओर पाड़ लिए सब लोगों ने। ये है कि जब हमारे तालाब की सफाई तो हो रही है, फिर इसकी नपत नहीं हुई है। नपत होनी चाहिए और जब खुदाई होनी चाहिए, जब पूरे तालाब की नपत हो जाए कितना तालाब है कितना नहीं है, जब खुदाई होनी चाहिए। नहीं नेकपाला नहीं है। हाँ, प्रधान अपनी राजी से ही साबता बिल्डोजर चल रही है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ जगानी ये कई साल हो गए जी तालाब को ताई, कम से कम हो गए होंगे 20 साल। हमारे धन्य में पानी भर रहा है, हमारे पलाटन में पानी भर रहा है, खेतन में पानी भर रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के झंडे को पैरों तले कुचलकर विरोध किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। हो रहा है कि जो लड़ाई बांग्लादेश में प्रधानमंत्री या सरकार के विरुद्ध में शुरू हुई थी आरक्षण को लेकर के, सही मामले में बहाना तो आरक्षण और सरकार था, लेकिन वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई वहाँ पर जारी हो चुकी है। बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी हत्याएं कर रहे हैं, घर में घुसकर महिला और बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनको नग्न अवस्था में उनके साथ वस्त्र उतार के उनके साथ, मैं मीडिया के माध्यम से नहीं शब्द बता सकता हूं किस तरह की उनकी गंदी हरकतें हो रही हैं। महिलाओं के अंग वस्त्रों को जिस हिसाब से वो लोग दर्शा रहे हैं, इस हिसाब से वहाँ की राक्षसी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे बॉर्डर पर है, हम सभी हिंदू समाज से हैं और वहाँ पर जितना भी प्रताड़ित हो रहा है, इन टोटल हिंदू समाज ही प्रताड़ित हो रहा है, कोई जाति प्रताड़ित नहीं हो रही है। उसमें सभी जातियां होकर के हिंदू समाज के साथ में जिस तरह से दर्दनाक मौत दी जा रही है, लटकाया जा रहा है, काटा जा रहा है, महिला बेटियों को नग्न किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उसी के विरोध में, उसी अत्याचार के विरोध में फिरोजाबाद जनपद में हिंदू समाज की तरफ से एक जन आक्रोश यात्रा फिरोजाबाद में रखी हुई है, जो यहाँ अटल पार्क से बस स्टैंड होते हुए रसूलपुर थाने तक पहुंचेगी। कन्नौज के कबीरपुर गांव में 2 दिन की बारिश से कब्रिस्तान तालाब में तब्दील हो गया, जिसके चलते कब्रिस्तान में पानी भरने से शव दफन नहीं हो रहे हैं। परेशान ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सूचना के बाद भी जल निकासी के इंतजाम नहीं किए गए। इसको लेकर प्रधान सचिव समेत आलाधिकारी से गुहार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान तब भी नहीं हुआ, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पर निकासी के इंतजाम न होने पर मुख्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पूरे कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है, रोड पे पानी भरा हुआ है, तालाब का निकास आगे बंद है, ठीक है। प्रधान को भी बोला है और प्रधान रोड डेली यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं, कभी कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक।
आज हम लोगों ने ये सोचा है कि मीडिया को बुला के हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद में जो है ना हो सकता है तो कल डीएम के पास भी जा सकते हैं हम लोग। काफ़ी दिक्कत होती है, स्कूली बच्चे भी अगर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, वो भी गंदे पानी में घुस के जाते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हम भी गंदे पानी में घुस के जाते हैं, ठीक है ना। और अभी अगर अचानक से कोई हादसा हो जाए, कोई ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये कब्रिस्तान है, ये जो आपने भी दिखाया है, ये कब्रिस्तान है, यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, इतना पानी भरा हुआ है, निकास का कोई इंतजाम नहीं है। निकास का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। निकास का आगे इंतजाम था, वो लोगों ने आगे बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो किसी को कोई समस्या नहीं, हम लोगों को दिक्कत है तो हम लोग अगर आज कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो कल हम लोग डीएम के पास जाएंगे। प्रधान का क्या कहना है इस पर? प्रधान का कुछ भी नहीं कहना, वो रोज़ निकलते बैठते हैं, ठीक है, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पता है, उन्हें कई बार बता चुके हैं हम लोग। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। बताया गया कि पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। वहीं पकड़े गए दोनों बदमाशों पर आरोप था कि 8 अगस्त को दोनों बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 9 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज थाना क्षेत्र नौगढ़ में 2 अभियुक्त अभिषेक यादव और सुनील यादव मुकदमा अपराध संख्या 77/24 में पुलिस द्वारा रिमांड हेतु इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस की गाड़ी खराब हुई, जिसमें मौके का फ़ायदा उठाते हुए अभियुक्त द्वारा पुलिस की पिस्टल छीनी गई और वहां मौके से भागने का प्रयास किया गया। इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर भी किया गया। वहां मौके पर घेराबंदी कराई गई, जिसमें जब इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया जा रहा था तो पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की गई। इन दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। इसके बाद में उपचार हेतु इन दोनों को गिरफ्तार करके जिला अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और इन अभियुक्तों को उपचार के बाद में न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।